अध्याय 3 देख रहे हैं, आरंभिक नगर। कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत। ये क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी गली में, और वहां पर ये कुछ लोगों को देखते हैं जो एक बहुत पुराना खंडहर है, जर्जर अवस्था में एक मकान है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग खड़े होकर बोलते हैं कि क्या वास्तुकला है, क्या वास्तुकला, स्कल्पचर, नक्काशी, उस पे जो चीजें बनाई गई हैं हाथ से या फिर किसी और तरीके से, नक्काशी बहुत अच्छी, सुंदर लग रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मंत्री जी को हम लेटर लिखेंगे और कहेंगे कि भाई इतने वास्तुकला और नक्काशी से परिपूर्ण एक खंडहर है, इसकी मरम्मत कराई जाए। तो ये दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, ये सोचते हैं कि इस पुराने खंडहर से इन लोगों को इतना लगाव क्यों है। इन्हीं पुराने खंडहरों के बारे में आज हम जानेंगे। हुआ ये, हड़प्पा की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। हुआ ये कि 150 साल पहले की बात है, जब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। अब जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो जो इंजीनियर इस काम में लगे थे, उन्होंने खुदाई की, मतलब उनके जो भी एम्प्लॉइज थे उन्होंने खुदाई की, और जैसी खुदाई की उनको जमीन में इस तरीके की चीजें मिली, मतलब अच्छी खासी ईंटें मिली। उनको लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, यहां से ईंटें हम ले जाते हैं, फ्री में भी मिल रही है, पक्की ईंटें भी है। वो इन खंडहरों से ईंटें उखाड़ के अपने साथ ले गए और इसका उपयोग कर लिया। ये जो पंजाब की लाइन बन रही थी, यहां पर ये लोग थे, इनको नहीं पता था कि ये जो ईंटें ले जा रहे हैं वो हड़प्पा संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन से ले जा रहे हैं। उसके बाद कुछ और समय गुजरा, तो आज से अगर आप 80 साल पहले की बात करें तो जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये जो स्थल है, पुरास्थल साइट, इसको ढूंढा और उन्होंने ये पता लगाया, वो ये देख के बिल्कुल हैरान रह गए कि ये तो क्या सिविलाइजेशन है। ये जो खंडहर है ये तो एक पूरी सभ्यता है, मानव सभ्यता है। यानी ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, जो लोग उस समय जो दिखाई दिए थे, ये एक बहुत बड़ा शहर है, पुराना शहर है। और चूंकि जब ये इस शहर की खोज हुई और सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई, हड़प्पा, तभी से जो भी आगे चीजें चली, जितने भी नगर आगे खोजे गए, उन सबको कहा जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब जहां पर लोग रहते हैं, किसी तरीके से लोग रहते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, सिविल सोसाइटी में रहते हैं, एक उनका तरीका होता है, नियोजन होता है, वहां पर लोग रहते हैं, उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब, सिविल मतलब जैसे कोई खाना बदोश है उसको हम कहेंगे नहीं कि ये सिविलाइज्ड है, लेकिन अगर एक कॉलोनी है, 8-4 लोग रह रहे हैं, उसे हम कहेंगे ये सिविलाइज्ड लोग हैं। उन्हें पता है गाड़ी कहां खड़ी करनी है, उन्हें पता है कि पानी की समस्या है तो किससे बात करनी है, उसको हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं। तो यहां पर सिविलाइजेशन था। तो ये जो सबसे, मैं फिर से बताता हूं, ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज होती है कि हम हड़प्पा की बात करेंगे लेकिन हम आगे बहुत सारे शहरों की बात करेंगे, नगरों की बात करेंगे, तो ये हड़प्पा का नाम क्यों पड़ गया? हड़प्पा तो अलग जगह है, अभी मोहनजोदड़ो भी आएगा, वो भी अलग जगह है। केवल हड़प्पा की शुरुआत, सबसे पहले जब हड़प्पा खोजा गया, ये शहर खोजा गया, ये नगर खोजा गया, इसीलिए इसके बाद जितने भी शहर खोजे गए उनको हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये जो शहर आप देख रहे हैं, इनका निर्माण हुआ है तकरीबन 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स अगो। अब इन नगरों की बहुत सारी विशेषता है। पहली चीज तो यह है कि ये जो नगर है, जितने भी नगर मैं बताऊंगा, पहले आपको बता दूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि हम केवल एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल हड़प्पा की बात नहीं कर रहे हैं। हड़प्पा ये है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा की बात करेंगे, लोथल की बात करेंगे, कालीबंगा भी आएगा। तो ये जो आप शहर देख रहे हैं मोटे, जैसे सोतकाको, चन्हुदड़ो, सूरकोतदा,
ये सारे शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के। तो खास बात क्या थी इन शहरों की, नगरों की? पहली चीज तो ये दो या दो से अधिक भागों में डिवाइडेड थे, विभाजित थे। जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था। ये होता उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, है ना, ऐसे होता है। तो जो पश्चिमी भाग होता था ये वाला भाग छोटा होता था, लेकिन ये ऊंचाई पे बना होता था, हाइट पे, ऊंचाई पे बना होता था। और अगर पूर्वी हिस्सा देखें इन शहरों का तो ये बड़ा होता था, लेकिन छोटे इलाके में होता था, निचले इलाके में होता था। और इन सारे शहरों में यह पाया गया है कि ये शहरों के आसपास चार दीवारी थी, यानी कि एक किले नुमा इसको बनाया गया था। किला तो नहीं कहूंगा, लेकिन आसपास पूरी एक चार दीवारी थी। और ये चार दीवारी इन ईंटों से बनी थी जो आप यहां देख रहे हैं, बाकायदा ईंटों से बनी थी। और ये ईंटें बड़ी पक्की थी, तभी तो इंजीनियर के काम करने वाले लोग इन ईंटों को लेके गए, इसीलिए। तो ऊंचाई वाला भाग जो है, इसको, ये जो ऊंचाई वाला छोटा भाग है, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा नगर दुर्ग। क्या कहा? नगर दुर्ग। और जो निचला भाग है, जो बड़ा भाग है, इसको कहा निचला नगर। क्या कहा? निचला नगर। फिर से बताता हूं, ये बहुत अच्छी पक्की ईंटों से बनाया था। और इतनी अच्छी ईंटें थी कि आज भी ये दीवार अभी तक खड़ी हैं, अभी तक ये दीवार हमें मिली है। और इन दीवारों में बाकायदा चिनाई हुई थी, क्योंकि ईंट, अगर आप ईंट की ऐसे दीवार बना दें तो आपको अलग से दिखाई देती है, लेकिन आपका घर देखिएगा आपको ईंटें नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चिनाई की गई है। जैसे प्लास्टर वगैरह हम करते हैं ना आजकल, उस तरीके से आप कह लीजिए इसकी चिनाई की गई है, कवर किया गया है। अब कई ऐसे नगर दुर्ग थे, अब ये मैं ऊंचाई वाला छोटा भाग बता रहा हूं, कई ऐसे नगर दुर्ग थे जहां पर बड़ी स्पेशल खास इमारतें बनाई गई हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हम जहां जा रहे हैं मोहनजोदाड़ो, एक इसके नाम पे पिक्चर भी आई है, ऋतिक रोशन साहब ने काम किया था, उसमें पूरी सभ्यता बहुत अच्छे से दिखाई गई है। तो ये जो मोहनजोदाड़ो है, इसमें खास एक तालाब बनाया गया था। ये आप तालाब देखिएगा, इस तरीके का एक तालाब था। और जिसे लोगों ने, या जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा कि यह है महान स्नानागार। क्या कहा? इसको कहा महान स्नानागार, इसको ये कहा गया। अब इसको बनाने में भी ईंटों का इस्तेमाल हुआ, देखिएगा, और प्लास्टर भी हुआ है, यानी कि इसकी चिनाई, प्लास्टरिंग बाकायदा हुई। और पानी, क्योंकि अगर ये पानी भरेंगे तो पानी तो निकल जाएगा, तो इसको पानी रोकने के लिए भी इन्होंने बाकायदा प्लास्टर यूज किया। एक तो प्लास्टर यूज किया, साथ में चारकोल यूज किया। क्या यूज किया? प्लास्टर और चारकोल। मैं एक एक शब्द इसलिए लिखता हूं क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो पूरा लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप समझिएगा इसको। अब दोनों तरफ से आप देखिएगा, यहां से भी सीढ़ी, यहां से भी उतरने के लिए सीढ़ी, चढ़ने के लिए सीढ़ियां, ये सीढ़ियां हैं। चारों ओर यहां पर कमरे बनाए गए बाकायदा, आप देखिए यहां पर बाकायदा कमरे बने हुए हैं। और यहां पर जो पानी आता था वो आता था कुएं से, कुएं से पानी भरा जाता था। और एक बार इसका उपयोग हो गया तो इसको खाली कर दिया जाता था, हमेशा इसमें पानी नहीं रहता था। तो यह माना जाता है कि यहां पर विशिष्ट, केवल स्पेशल ओकेजन में जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे राजा महाराजा, जो भी बड़े, या जो भी यहां के बड़े लोग होंगे, वो आते थे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। अब मैंने आपको जो शहर बताया था कालीबंगा और लोथल, इन दोनों की बात कर रहा हूं, कालीबंगा और लोथल। यहां थोड़ा सा और दिखा देता हूं, ये जगह आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए सर। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो और ये हड़प्पा, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। जो कालीबंगा और लोथल है, इसमें अग्निकुंड में मिले हैं। अग्निकुंड का मतलब ये होता है, ऐसा कुंड, इस तरीके से वो बनाया जाता है, ईंटों से बनाया जाता है या और भी तरीके से बनाया जाता है। और यहां पर लकड़ियां या चारकोल जला के आग लगाई जाती है। और ये तभी होता है जब यज्ञ किए जाते होंगे, पूजा की जाती होगी, अर्चना की जाती होगी। तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, ये बड़े बड़े कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब होता है स्टोरेज, जहां पर चीजों का भंडारण होता है, संजो के रखी जाती हैं आगे के इस्तेमाल के लिए। तो यहां पर भंडार गृह मिले हैं। कहां कहां मिले हैं? लोथल, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में। अच्छा, यहां में आज के जमाने में अगर आप गांव में जाएंगे तो कुछ इसी तरीके से मिलेगा। आप सोचिए 4700 साल पहले ये नालियां, ये जो
तरीका है वो अपना चुके थे, जो आज भी हम कई गांव में नहीं अपना पाए। तो आमतौर पर घर जो है या तो एक मंजिल के होते थे या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन में, ये घर का आंगन हो गया, घर के आंगन में चारों ओर यहां पर कमरे बनाए जाते थे इस जगह पे, और हर एक घर में मोस्टली अलग से स्नानागार होता था, यानी कि नहाने की जगह घर में नहीं होती, जैसे हमारे आजकल घर के क्या कमरे के बगल में ही बाथरूम होता है। ये बाहर स्नानागार था जहां पर लोग नहाते थे, और कई घरों में कुएं भी होते थे, कुएं। अच्छा, जो नाले थे, नाले मतलब जहां से पानी बहता है, हो सकता है गंदा पानी कह लो आप उसको, तो जो नाले बहते थे वो कवर्ड थे, ढके हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। आज हमारे गांव में जाएंगे तो नाले अभी भी खुले मिल रहे हैं, नाले ढके हुए थे, और हर नाली में ऐसे ढलान होती थी, थोड़ा एंगल होता था ताकि पानी इस तरफ जाए, एंगल की तरफ जाए। घरों की जो नालियां होती थी वो सड़कों की नालियों से जोड़ दी जाती थी। जैसे ये घर है ना, इसकी नाली ऐसे सड़क से जोड़ दी गई, और फिर ये जो सड़क की नालियां जो हैं ये बाद में बड़े नाले में, जैसे ये मान लीजिए सड़क हुई, यहां की नालियां हो गई, फिर ये सड़क की नाली जाके इस बड़े नाले में जाके मिल जाती थी। इन बड़े बड़े जो नाले हैं उनमें बकायदा मेन होल बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप कवर कर देंगे और इसके अंदर कुछ फंस गया तो आपको ये पूरा ऊपर का पार्ट तोड़ना पड़ेगा। तो मेन होल बनाए गए थे ताकि इसको उठाया जाए और अंदर जाके या फिर क्लीनिंग कर दी जाए, इसकी सफाई की जा सके। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं 4000 तकरीबन साल पहले, ये जो आप देख रहे हैं हड़प्पा के नगरों की में ईंटों की जो चिनाई हुई है, ये सब योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, बकायदा प्लानिंग से। यानी वहां पर बड़े कुशल कारीगर इतने सालों साल पहले थे, यानी एक बहुत अच्छी सभ्यता थी इस समय। ये महान स्नानागार मैं जो आपको बताना चाह रहा था। अब नगरीय जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे यहां पर, तो ये अगर आप, जैसे मैंने जो आपको बताया मोहनजोदड़ो की जो पिक्चर बनाई है, वो इसमें क्लियर बताया गया है कि बड़ा हैपनिंग सा था, बड़ी हलचल रहती थी इन शहरों में। और यहां पर जो इमारतें बनाई गई हैं, जो आप इमारतें देखते हैं, वो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाई है। इसका मतलब ये है कि जरूर ये सब शासकों ने बनाई होगी। किन्होंने? अब आम आदमी तो नहीं बना सकता, बड़ा ही आदमी ने बनाया होगा। तो ये शासक जो थे बड़े दूर दूर से धातु, मतलब जैसे लोहा हो गया, जिसे हम मेटल्स कहते हैं, धातु, बहुमूल्य पत्थर और बहुत सारी ऐसी चीजें मंगवाते थे जिससे ये ऐसे बड़े बड़े खास इमारतें बनाते थे। इसके अलावा जो शासक लोग हैं, ये जो शासन करते थे, वो मनकों और सोना चांदी, इसके भी मैं इसका चित्र भी दिखाऊंगा मनकों का, इसका ये उपयोग किया करते थे, खासतौर पे उनकी औरतें। अच्छा, इनके पास लिपिक भी होते थे। लिपिक क्या होते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना टाइप राइटिंग, जो टाइप करते हैं, ऐसे लिपिक होते थे। तो इनके पास मोहरें थी, ऐसे मोहरें। तो मोहरों पे लिपिक जो है वो लिखते थे, और भी बहुत सारी चीजें थे जिसपे ये लिपिक लिखते थे मोहर पे, मतलब अपनी हाथों से या फिर जो भी उनके पास उस समय औजार होते थे, ये लिखते थे। इसके अलावा शिल्पकार होते थे यहां पर। शिल्पकार मतलब होता है जैसे किसी ने कोई मूर्ति बनाई तो उसको हम शिल्पकार कहेंगे। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं, उद्योग स्थल पे बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं। और यहाँ के लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते थे, और वहां जहां जाते थे वहां से उपयोगी चीजें, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया, ये सब लेके आते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये लेके आते थे वो थी किस्से, कहानियां, वहां के किस्से, वहां की कहानियां। तो कई हमें ये मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे यहां पर इस चीजों से खेला करते थे। और जो मैंने आपको लिपिक के बारे में बताया, देखिएगा आप, ये है एक मोहर जिसपे लिपिक ने जानवरों का चित्र बनाया है और यहां पर कुछ लिखा भी है। तो यहां पर मैं फिर से बता दूं, ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उस पर बड़ा बना एक नाला है। यहां पर आप कुआं देख रहे हैं, यहां पर जो हड़प्पा में मिली एक मोहर है, और यहां पर देखिए बड़ी खास लिपि में लिखा गया है। ये बहुत प्राचीन उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। और फिर यहां पर आप देखिएगा पकी हुई मिट्टी से बने हुए खिलौने जिससे बच्चे खेला करते थे। अब नगर और नए शिल्प का मतलब क्या हुआ? यहां पर ऐसा हुआ कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है उनको बहुत सारी चीजें मिली। पत्थर मिले, शंख मिले, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, ऐसे बहुत सारी इनको धातुएं मिली हैं।
तांबा और कांसे के औजार, इसके तांबे और कांसे के इनको औजार भी मिले हैं, हथियार मिले हैं, गहने मिले हैं, बर्तन मिले हैं, और सोने और चांदी के गहने और बर्तन भी इन्हें मिले हैं। यहां पर आप देखिए पत्थर का बाट बनाया गया है इस जगह पे, और यहां आप देखिएगा ये तौलने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये मनके, मैंने आपको बताया था मनके, आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। ये आपके मनके थे, पत्थर को काट के तराश कर बहुत बेहतरीन तरीके से ये कार्नेलियन पत्थर से बनाए जाते थे। इसमें छेद करके बाकायदा धागा डाल के मालाएं बनाई जाती थी। यहां पर आप देखिएगा धारदार फलक है, फलक यानी किसी चीज को काटने के काम में लाया जाए या और किसी चीज के काम में लाया जाए। और यहां कुछ एक व्यक्ति की तस्वीर है, मोहनजोदड़ो में मिली है, और देखिए वस्त्र जो इन्होंने पहने हैं, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए, इसका मतलब लोग बाकायदा कढ़ाईदार वस्त्र पहनते थे उस समय। तो पत्थर की मोहरें किया जाते। देखिए ये अलग मोहर है, ये कुछ पत्थर मिले हैं, इसमें मनके हैं, इसमें बच्चों के खेलने की चीजें हैं, इसमें जो मैंने आपको बताया फलक है, ये कपड़े का हिसाब किताब यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो पत्थर की मोहरें ये लोग बनाते थे, और आयताकार मोहरों में ऐसे स्क्वायर बनाते थे ये, और इसमें जानवरों की तस्वीर होती थी जो यहां पर बिल्कुल दिख रहा है आपको। काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी यहां हमको मिले हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले हैं। तो आप ये मान के चलिए 7000 साल पहले हम देख चुके हैं मेहरगढ़, इसमें कपास की खेती होती थी, और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के जो अवशेष है यहां पे भी देखिए चांदी के एक फुलदान के ढक्कन और उसके साथ अन्य तांबे की वस्तुओं में चिपके हुए मिले हैं। मतलब उस बर्तन में चिपके हुए कपड़े का हमको जो कपड़ा मिला है वो हमारा कपास का कपड़ा है। तो पकी मिट्टी और जो फेंस है उससे बनी हमें तकलियां, सूत कताई का भी ये संकेत देती है कि भाई तकलियां ऐसी होती है ना, यूं करके इसको घुमाते हैं और धागा ऐसे इसमें गुंथा जाता है, ऐसी तकलियां भी मिली हैं हमें। ये है फेंस, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि भाई उस समय विशेषज्ञ रहे होंगे। विशेषज्ञ का मतलब होता है कि जो स्पेशल काम कर सकते हैं। जैसे अब अगर पत्थर तराशना है, मैं और आप तो नहीं कर सकते, मनके चमकाना है, मनके चमकाना मतलब जो आज के हिसाब से समझिए, जो गले में महिलाएं आभूषण पहनती हैं उसमें जो आपको मोती जैसा दिखता है वो मनके मान लीजिए। और मोहर है, उस पर लिखना या उसकी पच्चीकारी करना, उसको कुरेदना, उस पर अलग अलग चीज लिखना, ये सब काम केवल दक्षकार लोग जो इस पे निपुण हैं वही कर सकते हैं, मैं और आप नहीं कर सकते। इस मूर्ति में देखिए दाढ़ी कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, और ये कपड़े कितने अच्छे से इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। एक और इसमें हमें चीज मिली है फेंस। तो ये पत्थर और शंख हमें प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे उस समय, लेकिन जो फेंस है उसको बनाया जाता है हाथों से। बालू जैसे रेत है और स्फैटिक पत्थर, एक टाइप का पत्थर होता है, उसको मिला के गोंद से मिलाया जाता था, और उसके ऊपर ये जो बना के इस पे चिकनी परत बनाई जाती थी। तो इसके कारण आप देखिए ये हरे और नीले कलर के हो जाते थे। ये फेंस के मनके, चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन, ये सब हमको मिले हैं। अब कच्चा माल ये होता है, जैसे अगर आप कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कच्चा माल चाहिए, रॉ प्रोडक्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, तो उसके लिए आपको सब्जी चाहिए। जो सब्जी आप बाजार से लाएंगे उसे हम रॉ मटेरियल कहेंगे, कच्चा माल कहेंगे। तो कच्चा माल ये कौन कौन करते थे? या तो किसान पैदा करेंगे या पशुपालक करेंगे। तो ये कच्चा माल का उत्पादन यही लोग किया करते थे। और कपास भी एक कच्चा माल है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जो कताई बुनाई के से कपड़ा जिस पे तैयार करते हैं, तो अगर कपड़ा तैयार करना है तो उसके लिए कपास जो है कच्चा माल होता था। ऐसे ही बहुत दूर दूर से ये चीजें लाते थे, और उसके जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुत सारी चीज है, ये बहुत दूर दूर से आयात करते थे, अपने यहां मंगाया करते थे। अब हड़प्पा के जो लोग हैं वो तांबे का आयात कहां से करते थे? वो तांबे का आयात, देखिए हड़प्पा, आपको मैंने जगह दिखाई थी, हड़प्पा किस जगह पे है, मान लीजिए इस जगह पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहां एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता हूं मैं। तो ये जो राजस्थान से ये तांबा लाते थे, राजस्थान यहां है, राजस्थान हो गया, यहां से लाते थे तांबा। क्या लाते थे? तांबा। इसके अलावा यहां पर ओमान है, थोड़ा मैं आगे बढ़ जाऊं, जैसे गल्फ ऑफ ओमान है, ऐसी हमारा एक ओमान, आप मान लीजिए एक शहर है वो मिडिल ईस्ट में, वहां से ये तांबा लाया करते थे। कहां से तांबा, कहां से हो गया? एक तो राजस्थान से और ओमान से। कांसा बनाने के लिए जो तांबे हैं
उसके साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, इसका आयात कहां से करते थे? ये लाते थे वो अफगानिस्तान से और ईरान से। तो हम क्या कहेंगे कि टिन आता था ईरान से, टिन आता था अफगानिस्तान से। और सोने का आयात वो कहां से करते थे? कर्नाटक। कर्नाटक बहुत नीचे हो जाएगा, तो वहां से, ये मान लीजिए यहां है कर्नाटक, कर्नाटक से मंगाया करते थे ये। और जो बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात से, ये गुजरात हो गया आपका, ये गुजरात हो गया, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, यहां से क्या लाते थे? बहुमूल्य पत्थर। तो इसका मतलब ये है आयात बहुत अच्छा किया करते थे, बहुत चीजें ये मंगाया करते थे। अब नगर में रहने वाले लोग हैं, कोई भी जगह मान लीजिए, वहां तो खाना तो चाहिए, पेट तो सबका भूख बोलता ही बोलता है। तो यहां पर लोग जो हैं नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। एक तो अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, तो किसान और चरवाहे, इसमें शहर में रहने वाले जैसे शासक है, लेखक है, उन सबको यही लोग तो खाना प्रोवाइड करते थे। तो हड़प्पा की मैं बात करता हूं, वो लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान मतलब चावल, तिल, सरसों, ये सब उगाते थे। सारी चीजें हमको इसके अवशेष मिले हैं। और जमीन की जुताई के लिए आप देखिएगा, ये जो हमें मिल तो नहीं पाया है, लेकिन एक बच्चे का हमें एक खिलौना मिला है। तो इससे हमें पता चलता है कि जमीन की जुताई के लिए ये लकड़ी के हल बनाते थे, और इसके खिलौने हमें मिले हैं। और उसके बाद ये सिंचाई करते थे। तो सिंचाई करना है, जब जमीन में कुछ उगाएंगे तो सिंचाई भी करना पड़ेगा, मतलब पानी डालना पड़ेगा। उसके लिए वो पानी का संचय करते थे, यानी पानी का वो स्टोरेज करते थे, और फिर उसके बाद वो फसलों की सिंचाई करते थे। तो हड़प्पा के लोग, अब यहां पर देखिए बहुत सारे जानवर आपको दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहे हैं। एक तो ये गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ये सब पालते थे। और आसपास के जो तालाब है, चारागाह है, वहां इनको लेके जाया करते थे। और जब पानी सूख जाता था तो और दूर दूर तक ये लोग जाते थे। तो फलों को इकट्ठा करते थे, फल हो गए, मछलियां पकड़ते थे, ये हिरण वगैरह जैसे जानवर हैं, डियर, इनका ये शिकार भी करते थे। तो मैं आपको एक चित्र जरा दिखाना चाहूंगा, ये चित्र देखिएगा आप जरा। ये जो चित्र है ये बताता है आपको कि ये बच्चों का खिलौना है, सिंपल। और ये आपको बच्चों का खिलौना, ये भी हल वाला बच्चों का खिलौना, ये चीजें हमें मिली हैं। और इसी से हम पता लगा सकते हैं कि उस जमाने में क्या होता था। अब कच्छ के इलाके में, गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर है, उस पर हम जरा और अंदर की तरफ जा रहे हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन शहर, मैंने आपको बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही मत समझिएगा, इसमें बहुत सारे शहर आते हैं जो हड़प्पा सभ्यता में आते हैं। तो कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धौलावीरा, मैंने आपको दिखाया था, ये एक बार आपको और दिखा देता हूं, अभी लेके जाऊंगा। अभी दो शहर का मैं पहले नाम ले लूं आपको। एक तो धौलावीरा, ये कहां पर है, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। ये जो धौलावीरा है, ये कच्छ के इलाके में जो खादिर बेद है, खादिर बेद, उसके किनारे, कच्छ के इलाके में खादिर बेद के पास एक गांव बसा था धौलावीरा। साफ पानी था, जमीन भी बड़ी उपजाऊ थी। ये जो धौलावीरा नगर है, इसको 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारी बनाई गई थी, मतलब हर एक जगह पे एक एंट्री की व्यवस्था थी, यानी कि बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक इनका हमको एक खुला मैदान भी मिला है, जहां पर पब्लिक फेस्टिवल या कहें जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे यहां पर। और यहां पर हमने देखा और हमें मिला हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े पत्थरों में खुदी हुई चीजें हमको मिली है धौलावीरा में। और ये जो अभिलेख हैं या कहें इंस्क्रिप्शंस हैं, ये लकड़ी से जड़ा गया था, इसको लकड़ी से बनाया गया होगा। और यहां पर हड़प्पा में एक मोहर जैसी छोटी वस्तुएं भी यहां पर हमको धौलावीरा में मिली है। अब मैं आपसे बात करूंगा लोथल की, लेकिन इससे पहले मैं आपको जरूर पहले ले जाऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। बगैर जगह जाने हमको समझने में बड़ी मुश्किल होगी। देखिए, मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, ये है धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा के बारे में हमने बात करी, ये लोथल, ठीक है। धौलावीरा जो हो गया, ये यहां पर देखिएगा, ये कच्छ है इस इलाके में, और ये लोथल हो गया। तो अब इन्हीं जगहों की मैं बात कर रहा हूं। अभी हमने धौलावीरा देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं लोथल की, ठीक है। तो लोथल में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, वहां जिंदगी कैसी थी।
तो गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है, गुजरात की खंबात की खाड़ी, इससे मिलने वाले जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी, इसकी एक उपनदी है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी कह दीजिए, उपनदी, उसके किनारे बसा हुआ है लोथल, या बसा हुआ था लोथल। यहां पर हमको कीमती पत्थर मिले हैं, पत्थर, शंख, धातु, ये सब चीजें यहां पर हमें मिली हैं। और यहां पर भंडार गृह भी था, और भंडार गृह में यानी जहां स्टोरेज होता था वहां पर हमें मोहरें मिली हैं, या कहें मोहरबंदी। मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर अगर आप दबाया जाए तो मोहर छप के निकलती है, वो सब चीजें हमें यहां मिली है। तो लोथल का ये एक देखिएगा बंदरगाह है, जहां पर शिप या जो नौकाएं हैं वो यहां आती थी। ये बड़ा जो तालाब है लोथल का बंदरगाह उस जमाने में रहा होगा, नावें यहां आके रुकती रही होगी और फिर माल यहां पर चढ़ाया उतारा जाता था। तो ये आपके धौलावीर का चित्रण है और ये आपके लोथल का चित्रण है। इस इलाके की लोथल की बात अगर और करें तो पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, यानी मनके जैसे मैंने आपको बताया था गले में पहनने वाले, बहुत सारे उपकरण हमको मनके भी यहां मिले हैं। तो जो आपको मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी में आपको बता रहा था, थोड़ा और बताऊं, ये देखिए आप मुद्रा, तो यहां पर मुहरा का जो उपयोग होता था सामान से भरे उन डब्बों या थैलियों को बताने के लिए होता था कि ये कहां जाना है। तो इनके क्या होता था कि जो भी डब्बा होगा उसके मुहाने पर गीली मिट्टी से ये लोग मोहर लगा देते थे। इसी मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी नहीं है तो ये पता चल जाता था कि भाई इस सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई ये फिर इंडस वैली दब कैसे गई, खत्म कैसे हो गई, इसका अंत कैसे हुआ। तो लगभग मैं आपको ले जाना चाहूंगा 3900 ईयर्स पहले। हमें इसके संपूर्ण साक्ष्य नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं। लोगों ने इन शहरों को छोड़ दिया। जो लेखन का काम होता था, मोहरबंदी का काम होता था, बाटों का काम होता था, वो सब बंद हो गया। जो माल ये लोग लाते थे, आयात होता था, ये सब खत्म हो गया, कम हो गया। सड़कों पर कचरे का ढेर हो गया। इसके अलावा जो जल निकास की प्रणाली थी, बकायदा इनमें नालियां वगैरह जो बनी थी, वो सब नष्ट हो गई। और सड़कों पर झुग्गियां आ गई। जो अच्छे इमारत थी उसी का यहां पर झुग्गी आ गई। नदियां सूख गई, जंगल खत्म हो गए, जंगल का विनाश हो गया। जो चारागाह थे, यानी जो जंगल था, वो सब यहां पर खत्म हो गया। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि ये नष्ट कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई जो शहर के जो शासक थे उनका नियंत्रण इस पे समाप्त हो गया, और जो सिंध और पंजाब की बस्तियां हैं वो उजड़ सी गई। और लोग क्या किया उन्होंने, क्योंकि ये पाकिस्तान का इलाका है, ध्यान रखिएगा, लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में जाकर छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगे। तो इसके लगभग 1400 साल बाद उसके बाद नगर का विकास हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। ये आप देखिएगा, ये इजिप्ट की तस्वीरें हैं। मिस्र सभ्यता है, वो भी बहुत बेहतरीन सभ्यता थी। तो मिस्र यानी इजिप्ट, यहां पर आप देखेंगे लगभग 5000 साल पहले जो मिस्र है, यहां पर जो लोग शासन करते थे, सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात, ये बहुत दूर दूर से लाते थे। बड़े अमीर लोग थे और ये मकबरे बनाते थे। जैसे कोई मर जाता था कोई, उसके लिए मकबरे बनाते थे। इसको पिरामिड के क्षेत्र में बनाते थे। ऐसे पिरामिड होता था, मतलब इसको 2D आप उसको 3D में समझिएगा। तो राजा जब मर जाते थे तो उनको सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर ऐसे लेप लगाए जाते थे, और लेप से ये बहुत दिनों तक सुरक्षित रहे, तभी आज हमको मिल रहे हैं। इनको कहा जाता था मम्मी। बहुत सारी इन पे पिक्चर बन चुकी है, मम्मी। और फिर इनके साथ ये बहुत सारी चीजें, जैसे खाने का, पीने का, कपड़ा, बर्तन, गहने, हथियार, जानवर, सब इनके साथ ये लोग डाल दिया करते थे, यानी कि बरी कर दिया करते थे, कब्र में इनके डाल दिया करते थे। कभी कभी तो इनके जो सेवक सेविका है उनको भी डाल दिया करते थे। तो ये जो इतिहास है, इससे दिखता है कि वहां इस समय सभ्यता कितनी फली फूली और कितने कारीगर, कितने बेहतरीन लोग हुए होंगे जिन्होंने ये वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। हमको भी ऐसा कुछ करना है। चलिए जनाब, ये चैप्टर अंत होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।